हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। आज हम लोग बायोलॉजी की नई यूनिट बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी 12th में बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर प्रिंसिपल का है और दूसरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। तो फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का है जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसी का इंट्रोडक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पहला जो एनसीईआरटी में जो पहला पैराग्राफ दिया है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायो है और टेक्नोलॉजी है। बायो शब्द का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक। तो ऐसी कोई भी टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम का यूज किया जाए। किसका? चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम का यूज किया जाए। किस पर्पस से? किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। और प्रोडक्ट किसके लिए? तो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज करके जो भी टेक्निक लगाई जाए जिससे प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसी टेक्निक को हम लोग क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्निक that use living organism या enzyme of organism to obtain a product for the human being। तो इस लिहाज से ये लगता है कि यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर जब हम लोग कर्ड बनाते हैं या जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं या जब हम लोग वाइन बनाते हैं तो इसमें भी तो क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब इस्तेमाल होते हैं। इसी नाते ये माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस होती हैं। तो कर्ड, ब्रेड या वाइन फार्मेशन भी माइक्रोब मीडिएटेड है। तो क्या ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी हैं? इसको भी कहा जाता है। तो अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या है। अभी क्या है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के लिए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आप ये कहोगे कि जब कभी किसी टेक्निक में लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, या इस हिसाब से देखोगे तो फिर कर्ड, ब्रेड, वाइन फार्मेशन में माइक्रोब इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी। फिर कहते नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं EFB। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन दी है जिसमें पुरानी क्लासिकल तरीके, कुछ बातें और नई बातों को जोड़ करके एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन दी है। मैं पहले डिफिनीशन लिख लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने इन्वर्टेड काम में चूंकि लिखी है एनसीईआरटी में, तो ध्यान से लिखेंगे। क्या लिखा था? द इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म या सेल्स या पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग काहे के लिए? एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होता है? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है नेचुरल मॉलिक्यूल से, उसको मॉलिक्यूलर एनालॉग कहते हैं। किसके लिए? किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी ह्यूमन सर्विस के लिए। तो एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन किसने दिया? तो आंसर देंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक ही क्वेश्चन इस इंट्रोडक्शन से आ सकता है, क्या कि स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया? तो आंसर देंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में EFB कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। क्या? पहली हेडिंग जो पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। दूसरी हेडिंग इसमें पढ़नी है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। हेडिंग जो हमें पढ़नी है वो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहली हेडिंग है प्रिंसिपल, दूसरी है टूल्स और तीसरी हेडिंग कौन सी है? प्रोसेस। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो जन्म हुआ है, बर्थ, उसके पीछे 2 कोर प्रोसेस हैं। 2 कोर प्रोसेस या कह सकते हो टेक्निक हैं। 2 कोर टेक्निक हैं और जिसके आधार पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आज हम लोग जानते हैं। वो 2 कोर प्रोसेस कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस है इंजीनियरिंग, और इसमें जो दूसरी प्रोसेस है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बात, जनरल इंफॉर्मेशन जो यहां दी हुई है कि ऐसी कोई भी टेक्निक, ऐसी कोई भी टेक्निक जिसमें किसी जेनेटिक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री में, जेनेटिक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री अल्टर कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मॉलिक्यूल। अब जेनेटिक मॉलिक्यूल चाहे वो DNA हो और चाहे वो क्या हो, RNA हो, तो किसी जेनेटिक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को अल्टर करने की जो प्रोसेस होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। अल्टर करने के बाद क्या करेंगे? इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल में। तो इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट सेल में और फिर इस होस्ट सेल से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो किसी पर्टिकुलर जेनेटिक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को अल्टर करने की जो टेक्निक है वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, DNA RNA में जो चेंज लाना है,
बायो प्रोसेस क्या इंजीनियरिंग है? इस होस्ट सेल से प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की जो भी प्रोसेस होगी वो बायो प्रोसेस होगी, और उसमें जो भी टेक्निक इस्तेमाल होगी उसको कहेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब क्या टेक्निक होंगी? तो मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर किसी माइक्रोब को ग्रो कराना है और उससे कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। लेकिन जिस माइक्रोब को ग्रो कराना है जरूरी नहीं कि वही माइक्रोब ग्रो करे, कोई और माइक्रोब भी ग्रो कर सकता है। तो सबसे मेन जो चैलेंज होता है कि कंटेनर में जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कराना चाहते हैं वो डिजायर्ड, लेकिन जो अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी तो यहाँ ग्रो कर सकते। तो अनडिजायर्ड माइक्रोब यहाँ ग्रो ना करने पाए, इस नाते इस प्रोसेस में जो सबसे मेन काम करना होता है वो है मेंटेनेंस किसका? ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिससे जो डिजायर्ड माइक्रोब है वो तो ग्रो कर पाए लेकिन जो अनडिजायर्ड माइक्रोब है वो ग्रो ना कर पाए। और भी कंडीशन है वैक्सीन बनाने के लिए या कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनाने के लिए, कोई हार्मोन बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस होगी उसमें जो भी टेक्निक इस्तेमाल होगी वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो बायोटेक्नोलॉजी की सफलता के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी कौन सी? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जनरल इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, इस पैराग्राफ से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद जो मेन पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें ये डिस्कस किया गया कि कैसे आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, कैसे ही जेनेटिक मॉलिक्यूल में केमिस्ट्री में उसके अल्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर को डिस्कस किया है, अगले लेक्चर पे हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, बाय बाय बच्चों।